नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। अब जैसा कि आपको पता है, आपने यूपी आरओ का पेपर दे दिया और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर दे दिया और यूपी आरओ प्रीलिम्स का पेपर दे दिया। कुछ दिनों में यूपी आरओ मेंस का पेपर होने वाला है। जैसा कि फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं यूपी आरओ मेंस के, तो आइए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया होगा। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं, 10 लाख के आसपास नियर अबाउट फॉर्म फिल होते हैं, जिसमें से 6 से 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे एग्जाम्स देते हैं और उसमें जो सीट होती है उस सीट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में। पर सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाई करना ही एक मुद्दा नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस को क्वालिफाई करना पड़ता है, और मेंस क्वालिफाई नहीं, मेंस पर पूरी मेरिट बनती है। आपका पूरा सिलेक्शन मेंस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे वो बच्चे जो इस समय ऊहापोह की स्थिति में हैं, जो शून्यता की स्थिति में चले गए हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। उनके मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर संस्थाएं बता रही हैं कितने मार्क्स होंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, इतने मार्क्स होंगे तो, अलग अलग लूप में बच्चे चल रहे हैं। उस लूप से बाहर आने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिन बच्चों के मार्क्स 80+ चल रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को धार दें अपनी दिशा में, पर जिन बच्चों के मार्क्स 80 से कम चल रहे हैं उन्हें सोचना पड़ेगा फिर प्रीलिम्स एग्जाम्स की तरफ। और यह एक सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहां पर, तो आपके पास अप्रैल, मई या जून में आपका नेक्स्ट यूपी पीसीएस 2026 होना है। तो चाहे वो अप्रैल में हो जाए, चाहे मई में, चाहे जून में, कैलेंडर जनवरी में जारी होगा, उसके आधार पर एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगी। पर जो भी डेट बनेगी वह डेट यही बनेगी, अप्रैल या मई या फिर जून, इसी में आपकी डेट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे सही तरीका आपको यह देखना पड़ेगा कि हम इन 6 महीने या जो हमारे पास 5 महीने हमारे पास हो रहे हैं, इन 5 महीने को सही यूटिलाइजेशन हम करना कैसे हमको है। क्योंकि पेपर सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना महत्वपूर्ण नहीं है और मेंस क्वालिफाई करना, पर मेंस तक पहुंचने के लिए भी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अल्टीमेटम गोल तो नौकरी पाने की है ना। तो कभी भी आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग लेकर के ना चलें। अगर प्रीलिम्स और मेंस को आप अलग अलग लेके चल रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है, पहली बात। और आपको पता है कि यूपी पीसीएस के 3 चरण होते हैं। 3 चरण में यूपी पीसीएस का पेपर कवर कराया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पहला पेपर प्रीलिम्स का होता है, सेकंड मेंस पेपर होता है, थर्ड इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। अब जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, आइए हम एक साथ यहां देखते रहते हैं कि जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसका क्या तरीका होगा, जिसको हम प्रारंभिक चरण की बात करते हैं। सेकंड होता है मुख्य चरण। अब देखिए, मुख्य चरण बोला ही इसको क्यों जा रहा है। मुख्य चरण बोलने का रीजन यह है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण चरण आपके लिए यही है। और थर्ड चरण जो होता है आपको आता है साक्षात्कार का चरण होता है, अर्थात इंटरव्यू। प्रारंभिक अर्थात प्रीलिम्स की बात होगी, मुख्य चरण अर्थात मेंस, और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। लेकिन मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए आपको प्रारंभिक चरण को तो पास करना ही पड़ेगा। अब प्रारंभिक चरण जो है यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म अर्थात एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है? यह एमसीक्यू फॉर्मेट में यह होता है। एमसीक्यू के रूप में हमें यहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 आंसर्स होते हैं और उसमें हमें सही आंसर को पिक करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात। इसमें हम 2 पेपर देखते हैं, एक GS1 होता है और दूसरा GS2 होता है। ठीक है, GS1 अर्थात सामान्य अध्ययन 1, और GS2 की अगर हम बात करते हैं तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम CSAT के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम CSAT के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करते हैं आपसे प्रारंभिक चरण में ही अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक चरण में यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहां आपको पहला जो पेपर होगा प्रारंभिक चरण का पहला पेपर, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आपको 150 क्वेश्चन यहां मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। कितने? 200 मार्क्स का यह पेपर होगा आपका पहला GS1। GS सेकंड की अगर आप बात करते हैं, GS सेकंड में 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 100 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे।
और 100 क्वेश्चंस जो होंगे ये कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पर ये जो GS2 होगा यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, कैसा होगा? यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। GS2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आपकी कोई प्रॉपर मेरिट नहीं बनेगी, प्रॉपर कोई इसकी मेरिट नहीं बनेगी। आपको इसमें 33% मार्क्स जो है, 33% मार्क्स यहां पे आपको पाना है। अगर GS1 की बात करते हैं तो GS1 ही जो है यह आपके पूरे मेरिट को डिसाइड करता है। प्रीलिम्स की मेरिट यहीं से डिसाइड होती है GS1 से, और यह एक अमूमन अनुमान लगाया जाता है कि अगर आप 90 प्लस हैं, कितना? 90 प्लस हैं, तो आप प्रीलिम्स यहां क्वालिफाई होते हैं। यहां पे हम जनरल जो कैंडिडेट्स होते हैं हम उनकी बात करें, यहां कैटेगरी की कैंडिडेट्स की बात नहीं चल रही है। अगर 90 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, 90 प्लस क्वेश्चंस, तो आप सेफ जोन में हैं और आपके आसार हैं कि आप एग्जाम मेंस का देंगे। पर प्रीलिम्स एग्जाम्स इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लगता है देख करके कि हम जाएंगे और 4 ऑप्शंस दिए उसमें हम सही आंसर को टिक कर लेंगे, नहीं। अब प्रीलिम्स एग्जाम्स का जो नेचर है वह सिर्फ प्योरली फैक्ट बेस पर नहीं रह गया है, वह फैक्ट बेस से आगे बढ़ते हुए वो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए कथन कारण के क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम्स में बढ़ते जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स में जो 4 क्वेश्चंस रखे भी जा रहे हैं, 4 ऑप्शंस जो रखे भी जा रहे हैं, वो इतने आसपास के रखे जा रहे हैं कि अगर आप कॉन्क्रीट नहीं होंगे तो आप एग्जाम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और इस चरण का नाम ही है फिल्ट्रेट करना, फिल्ट्रेशन। ये यहां पर आपको फिल्टर कर देगा। किनको फिल्टर कर देगा? ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है यूपीपीसीएस के लिए, जो यूपीपीसीएस के अहम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जो सिलेबस में दिया गया है। अब सिलेबस इतना आसान होता यूपीपीसीएस का तो सभी उसको डिकोड कर लेते, पर यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है इतना आसान नहीं उसको डिकोड कर पाना। उसके लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती, एक टीचर की जरूरत होती, एक गाइड करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप यहां देखते हैं जो 200 मार्क्स का आपका पेपर है ये, अब अगर हम इस चरण में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो 200 मार्क्स का जो आप पेपर देखते हैं, प्रीलिम्स की बात करें, अगर प्रारंभिक चरण की हम बात करते हैं, सिर्फ प्रारंभिक चरण की अगर बात करते हैं, तो प्रारंभिक चरण में आप जो देख रहे हैं यहां पे 200 मार्क्स का जो पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन यहां पर होंगे। अब ये 150 क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे ये अलग अलग सब्जेक्ट से यहां पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, इन्वायरमेंट, ये ऐसे कोर एरियाज हैं, ये सबसे कोर सब्जेक्ट हैं जहां के सिलेबस फिक्स्ड है, जहां पे कुछ भी नया इंटर नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद एक नया इसमें ऐड होता है, वह है इकोनॉमी आपकी, ठीक है। एक योजना ऐड होता है जहां योजना से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और थर्ड पॉइंट यहां जो ऐड होता है वह होता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये आपके डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, ये आपके हमेशा इकोनॉमी हो, योजना हो, करंट हो, ये हमेशा हर साल अपडेट होते रहते हैं, ये हर साल अपडेट होते रहते हैं। पर क्या सिलेक्शन में इनका सबसे अहम रोल है या इन सब्जेक्ट का जो कोर सब्जेक्ट है आपके? तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, अगर इन्हीं को आप लेते हैं तो इनसे ही आपको 90 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपके टोटल एग्जाम्स में। जो भी आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देंगे तो वहां पे 90 क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ इन्हीं 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट से। बचा जो सब्जेक्ट है उसमें से 30 क्वेश्चंस के आसपास आपको करंट अफेयर से आता है। जिसके लिए आप हमारी संस्था एग्जाम दृष्टि से जुड़ते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो आप वहां से करंट अफेयर्स कवर करते चलेंगे। ये तो रही प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। और इसमें से किसी भी इन जो 4-5 जो कोर सब्जेक्ट हैं, इन 5 कोर सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से अकेले 25
क्वेश्चन के आसपास आता है, और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को मिला दें अगर, तो आप ध्यान से देखते हैं कि कभी कभी 30 से 35 क्वेश्चन तक आपको यूपी प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही वेटेज आपको मिलता है, हिस्ट्री में भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको 10 से 15 क्वेश्चन का रेंज मिलता है, साइंस में 15 से 18 क्वेश्चन का रेंज मिलता है। इस प्रकार से ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इस 5 सब्जेक्ट को बिना प्रिपेयर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जिसको आपको क्वालिफाई, जहां पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, और इन सारों को मिला करके आपको 90 प्लस क्वेश्चन यहां सही करना होगा। ये तो प्रारंभिक चरण के उस पार्ट की हम बात करें जो जीएस पेपर 1 है। क्या है? जो जीएस पेपर आपका 1 है, हम 1 की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो हमने यहां बात किया जीएस पेपर 1 की। वहीं अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 को हम अमूमन सीसैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीसैट के नाम से हम इसे जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट के नाम से हम यहां पर जानते हैं। अगर बात किया जाए तो सीसैट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, और 33% मार्क्स गेन करना होता है, पर ये 33% मार्क्स जो है ये इतनी आसानी से होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें मैथ थोड़ी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी हमें रीजनिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश, और प्लस इसमें आप एक एरिया देखेंगे जो आपका आईपीएस अर्थात इंटर पर्सनल स्किल अर्थात अंतर व्यक्तिक कौशल, जिसमें हम निर्णय क्षमता की बात करते हैं। क्योंकि जब किसी भी जिले के आप एसडीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो कलेक्टर का मेन काम क्या होता है? पूरे जिले के शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इन सारे एरियाज से मिला करके आपको 33% क्वेश्चंस जो है वो से ठीक करना पड़ता है। अर्थात 33% का मतलब होता है कि आपको 33 क्वेश्चन यहां सही करने होते हैं। ये जीएस 2 की हम बात कर लिए, ठीक है। अब अगर हम जीएस 2 प्रारंभिक चरण की हमने बात कर ली, अब हमारा मेन होगा टारगेट, यहां पे हम बात करेंगे आपसे मेंस के चरण की, अर्थात हम मुख्य चरण की आपसे बात करेंगे कि मुख्य चरण में क्या क्या महत्वपूर्ण है। अगर मुख्य चरण की आप बात करते हैं तो मुख्य चरण जो है, इसको मुख्य इसीलिए करें क्योंकि यह सबसे निर्णायक है। प्रीलिम्स तो फिल्टरेट करने की व्यवस्था है, आप प्रीलिम्स से बाहर आते हैं, मेंस जब पहुंचते हैं तो यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आप एसडीएम बनेंगे, कि आप डिप्टी एसपी बनेंगे, कि आप नायब तहसीलदार बनेंगे, आप क्या बनेंगे, यह इसी मुख्य चरण से डिसाइड होता है, ठीक है। और यह मुख्य चरण 100 मार्क्स का नहीं होता, या टोटल 1500 मार्क्स को हमें देखने को मिलता है। कितना? 1500 मार्क्स, ठीक है। 1500 मार्क्स के पेपर होते हैं इसमें। और यह जो मुख्य चरण होता है, प्रारंभिक चरण में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको टिक लगाना होता है, पर मुख्य चरण आपको लिखना होता है। पर मुख्य चरण आप लिखेंगे कैसे? उसके लिए कंटेंट आपके पास चाहिए, पर क्या वो आपके पास कंटेंट है या नहीं है? तो आपको कंटेंट के लिए किसी न किसी मेंटोर की जरूरत होगी, किसी न किसी गाइड करने वाले व्यक्ति की जरूरत होगी, किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो आपको कंटेंट उपलब्ध करा सके। और सिर्फ कंटेंट उपलब्ध होना नहीं, कंटेंट को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, लिखने के तरीके को समझना, इन सभी के लिए आपको किसी न किसी से जुड़ना होता है, ठीक है। किसी न किसी से जुड़ना होगा। आप उसके लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम फाउंडेशन बैच एकदम जीरो से अर्थात शून्य से लेकर शिखर तक की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको, ठीक है। अभी हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, उसके पहले मुख्य चरण पे थोड़ा समझ लेते हैं कि मुख्य चरण कितने पेपर्स में है। टोटल मुख्य चरण ये जो 1500 मार्क्स का पेपर है, 1500 मार्क्स का, ये टोटल 8 पेपर होता है। कितने पेपर इसमें? 8 पेपर होते हैं, ठीक है। 8 पेपर में यह पूरा पेपर जो है आपका 1500 मार्क्स डिवाइड होता है। अब ये 8 पेपर कौन कौन से आइए देख लेते हैं। पहला जो पेपर होगा इसमें, वह आपका हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड आपका निबंध होगा, सेकंड आपका निबंध होगा। ये दोनों पेपर, हिंदी का पेपर जिसमें आपको पत्र लेखन आना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे थोड़े बहुत आपको यहां पे ग्रामर पता होनी चाहिए, ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं। अनसीन पैसेज आएंगे, जिसको अनसीन पैसेज को आप पढ़ करके उसके आंसर्स आप लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में। तो हिंदी का जो पेपर होगा ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। निबंध की बात करें तो निबंध में 3 निबंध आपको लिखने होंगे,
ठीक है, 3 निबंध आपको संस्कृति से लिखना पड़ सकता है, समाज से लिखना पड़ सकता है, तकनीकी से लिखना पड़ सकता है, पर्यावरण से लिखना पड़ सकता है, आपदा से लिखना पड़ सकता है। ये किससे लिखना है ये सही से आप तभी समझ पाएंगे जब आप किसी से जुड़ेंगे, अर्थात आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सारे लेखन भी हम आपको कराएंगे कि निबंध कैसे लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसी होगी, ये सारी चीजें हम आपको वहां पे निबंध में समझाएंगे। तो निबंध जो होगा ये भी 150 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का निबंध होगा, जिसमें आपको टोटल 3 निबंध लिखने होंगे। कितने? 3 निबंध, और हर निबंध 700 वर्ड्स लिमिट होगी। कितनी? 700 वर्ड में आपको एक निबंध को कवर करना हो। कितने? 700 वर्ड में आपको एक निबंध जो है वो आपको कवर करना होगा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पे अब आप देखेंगे आपके यहां पे टोटल 6 पेपर और होंगे। 6 पेपर और होंगे, जैसे यूपीएससी में होते हैं वैसे ही यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। यहां पे GS1 से लेकर GS6 तक 6 पेपर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस मेंस में देखने को मिलेगा। तो यहां बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, ठीक है, जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक जो है यह आप देखेंगे टोटल हर पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे, ईच पेपर 200 मार्क्स। ठीक है, टोटल अगर आप देखते हैं तो यहां पे 1200 मार्क्स आपको यहीं पर देखने को मिले। कितना? 1200 मार्क्स के, और 1200 मार्क्स के हिसाब से 200 मार्क्स, 200, 200, 200, 200, 200। ठीक है, 200 इंटू 6 या तो कर लें आप, 200 इंटू 6 पेपर अगर आप कर लेते हैं समझ में आ जाएगा आपको। पर पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और 20 क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिलेंगे यहां पे अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो 125 शब्दों के होंगे, 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें 125 शब्द लिखना होता है, वर्ड लिमिट्स 125 शब्दों की होती है। वहीं पर 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 200 शब्दों की वर्ड लिमिट्स होगी, और जो 125 शब्द वाले क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के होंगे, और वहीं जो 200 शब्दों वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 12 अंक मिलेंगे। ठीक है, पर इन सभी को करने के लिए जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 5 और जो जीएस पेपर 6 है इसमें देखते हैं वह यूपी स्पेशल से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। अर्थात कहा जाए कि इसमें यूपी के इतिहास को पूछेंगे, यूपी के भूगोल को पूछेंगे, यूपी के सिक्योरिटी को पूछेंगे, यूपी के आपदा को पूछेंगे, यूपी में जो पर्यावरण से संबंधित घटनाक्रम चल रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी, यूपी से योजनाएं पूछी जाएंगी आपसे, यूपी की बजट की बात की जाएगी, यूपी के सर्वे की बात की जाएगी, यूपी के डाटा की बात की जाएगी, और यूपी के विकास की बात की जाएगी। अर्थात पेपर 5 और पेपर 6 जो है यह आपका पूरे की पूरी तरीके से यूपी पर बेस्ड होगा। अर्थात कहा जाए कि 1857 की क्रांति में यूपी के लोगों का क्या योगदान था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। या फिर कहा जाए कि जो यूपी है वह भारत के बजट में कैसे अपना योगदान दे सकती है, कैसे यूपी का बजट अगर बढ़ता है तो वह भारत के बेहतरी में योगदान कर सकती है। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मिल सकते हैं यूपी के क्लाइमेट पर, यूपी की नदियों पर, यूपी के संसाधन पर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। वहीं जब आप जीएस 1, 2, 3, 4 में जाएंगे तो वहां पे अब इंडिया लेवल पे बात की जाएगी, वर्ल्ड लेवल की बात की जाएगी और इंडिया लेवल की बात की जाएगी। उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पेपर नंबर 4 जो होता है वह नीति शास्त्र अर्थात नैतिकता से जुड़ा होता है, शिष्टाचार से जुड़ा होता है। आपको एक तरीके से कहा जाए कि भ्रष्टाचार पे कैसे रोक लगाना है, एक कलेक्टर जब कलेक्ट्रेट को संभालता है, पूरे जिले को संभालता है, तो उसे कैसे निर्णय करना है, अगर द्वंद्वात्मक कोई समस्या आती है तो उसका सलूशन कैसे देना है, इन सभी चीजों की बात हम पेपर 4 में करते हैं। ठीक है, पेपर 1 में हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में खासतौर से आधुनिक इतिहास और आपकी जो आर्ट एंड कल्चर का एरिया है उसकी बात की जाती है, और विश्व इतिहास आता है, और फिर तीसरा एक पार्ट उसमें आपको देखने को मिलता है वह है भारतीय समाज एवं संस्कृति की बात की जाती है। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा हम यहां पे देख लेते हैं जीएस पेपर 1 में क्या क्या है। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे आपको इतिहास मिलेगा। ठीक है, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास के बाद आप बात करते हैं
इसमें आपको भारतीय समाज मिलेगा, भारतीय समाज की बात करेंगे, और भारतीय समाज के साथ आप देखेंगे आपको यहां पे विशेष तौर पर भौतिक भूगोल की बात की जाएगी, मतलब भूगोल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा एक तरीके से। अगर भूगोल, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, जीएस पेपर 2 में हमारे क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो जीएस 2 में आप देखेंगे आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अर्थात सरकार और शासन व्यवस्था की बात की जाएगी, सरकार और शासन व्यवस्था की बात की जाएगी, ठीक है। और फिर सेकंड यहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध अर्थात आईआर से चीजें होंगी, ठीक है, आईआर आपका होगा इसमें, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और फिर सामाजिक न्याय की भी बात यहीं पे की जाएगी आपसे, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात आपसे की जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब पे वाला वाला टाइप के लोग हैं जो उन्हें सही से सिलेबस तक नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, किस किस जीएस 1 में कौन कौन सा पार्ट्स आता है, वो आते हैं बच्चों को बताते हैं भाई, और गलत सलत बातें बताकर कई बार चले जाते हैं। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, अगर आप जीएस पेपर 3 की अगर आप बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। यहां पे इकोनॉमी देखने को मिलेगी, आपको आपदा प्रबंधन देखने को मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा, विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जीएस 3 में। तो यहां बात किया जाए इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे आपदा प्रबंधन की बात किया जाए, आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जीएस 3 में। और जीएस 4 की अगर आपसे बात किया जाए, जीएस 4 की, तो जीएस 4 में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है नीति शास्त्र। क्या नाम है? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब होता है कि शासन प्रशासन को आप किस प्रकार से चलाएंगे कि आप अच्छे कलेक्टर हो सकें, कि जब आपका एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो तो लोगों को लगे कि इस जिले का जो कलेक्टर अभी तक था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ऐसा ना हो कि जाने के बाद आपको भ्रष्टाचारी कलेक्टर कहा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आगे चलकर फ्यूचर अधिकारी होंगे, उन सभी अधिकारियों से मैं उम्मीद यही करता हूं कि वो सभी नैतिकता पर अपने टिके रहेंगे। बाकी ये बात की बात है, ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं, अगर इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार की बात करते हैं, तो जो साक्षात्कार है आपका, साक्षात्कार आप देखेंगे ध्यान से, साक्षात्कार आपके 100 मार्क्स के हैं सिर्फ, सॉरी, साक्षात्कार आपका जो है वह 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? इंटरव्यू जो है आपका, इंटरव्यू की बात करते हैं, साक्षात्कार आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। इसमें आपकी रुचि से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहां पैदा हुए हैं, कहां पढ़ाई किए हैं, कैसी पढ़ाई किए हैं, कैसा परिवेश रहा है, इन सभी चीजों से संबंधित, और फिर आपकी रुचि किन चीजों में है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो रहा, हमने एक ओवरव्यू दिया सिलेबस को, ये तो सिलेबस का ओवरव्यू आपको मिल गया, एक समझ में आ गया। लेकिन प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? प्रिपरेशन के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। और अभी अगर आप ध्यान से देखते हैं, अब अगर बात किया जाए यूपी की, यूपी पीसीएस 2026 की रणनीति की बात किया जाए कि क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए इस समय, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस समय, ठीक है। अगर रणनीति की हम बात करते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आपको एनालाइज करिए एक बार। एनालाइज करने के बाद अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ध्यान से देखें तो 5 to 6 मंथ आपके पास बचता है हाथ में, 5 से 6 महीने ही आपके पास बचते हैं। पर इनसे 5 से 6 महीने को आप सही तरीके से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, अगर सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि 2026 में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने इस 5 से 6 महीने को बर्बाद कर दिया तो आपको सिलेक्शन लेने में फिर एक लंबा समय लग जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि 27 में इलेक्शन है और उस इलेक्शन में सरकार बहुत तेजी से नियुक्तियां करवाएगी और इन चीजों का फायदा आप उठा सकते हैं। सीटें बढ़ करके आएंगी, सीटें बढ़ा करके, क्योंकि उन्हें भी वोट लेना है आपसे, तो वोट के लिए वो ये प्रोसेस अपनाएंगे, तेजी से नियुक्तियां देंगे।
और यही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके पास है कि 2026 के यूपी पीसीएस को आप भुना ले किसी भी तरीके से। जो यहां चूका, जो यहां सोया, वो सोया ही रह जाएगा अगले 3-4 सालों तक। ठीक है, तो ये 5-6 महीने आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके जो 4 से 5 कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल मान लीजिए यूपी, तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, इन कोर सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पर ये कोर सब्जेक्ट पे फोकस कैसे करेंगे? ये इतने डायनेमिक हैं अपने आप में, इतने कॉन्सेप्चुअल हैं और इतने फैक्चुअल हैं कि आप आसानी से इन्हें याद नहीं कर सकते जब तक कि आपको इनकी कहानी ना पता हो, इनके पीछे का लॉजिक ना पता हो, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट ना पता हो। इन सभी चीजों के लिए आपको हमारे फाउंडेशन बैच, एग्जाम दृष्टि के फाउंडेशन बैच में आपको जुड़ना होगा। जब आप एग्जाम दृष्टि के फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे तो हम फाउंडेशन बैच में 0 से लेकर, अर्थात शून्य से लेकर, जिसको भूगोल का मतलब भी नहीं पता, हम भूगोल से लेकर के उसे शिखर तक लेके जाएंगे। ठीक है, शून्य से शिखर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी होगी। और हमारा प्लान इसमें क्या है कि हम आपको डिटेल्ड में सारी चीजें समझाएंगे, सारी चीजें लिखाएंगे, और सिर्फ लिखा के छोड़ नहीं देंगे, फिर हम आपको आंसर की फॉर्मेटिंग कराएंगे। हर दिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर दिन आपको दिया जा रहा है। उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है और यहां पे कोई बाहरी व्यक्ति आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा। कॉपी भी आपका टीचर, जो आपके सब्जेक्ट का टीचर है, वही आपकी कॉपी भी बेहतर तरीके से चेक करेगा, रिव्यू देगा कि कहां पे आपको क्या सुधार करना है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, ये एक सबसे अहम समय है। इस समय सोने का समय नहीं, इसमें जागृत होने, जगने का समय है। और जगिए, और जग करके आप फाउंडेशन बैच में जुड़े। हमारे फाउंडेशन बैच में हम इन सारे सच्चाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, इन सभी को हम पूरी तरीके से कॉन्क्रीट करवाएंगे आपको। और अभी जो यूपी पीसीएस 2025 हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे एग्जाम दृष्टि की क्लासेस जो हुई उनसे देखने को मिलेगा। बहुत बच्चे पिछली बार मेंस दिए यूपी पीसीएस का, और इस बार जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे तो रिजल्ट के बाद भी एग्जाम दृष्टि से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी एक सीट इंश्योर करने के लिए यूपी पीसीएस में आप हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़े। ठीक है, जिन्हें लगता है कि उनका प्रीलिम्स बहुत तगड़ा है, वो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़े। हालांकि अगर आपके मन में यह मिथ है कि हम प्रीलिम्स अलग पढ़ेंगे, मेंस अलग पढ़ेंगे, तो यह आपका अपना मिथ है, यह आपकी भूल है। क्योंकि प्रीलिम्स मेंस अलग नहीं, ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, एक साथ चलते हैं। इवन इंटरव्यू भी आपका एक साथ चलता है। ये सारी चीजें तीनों एक साथ चलती हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर जिन्हें लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो वो कल से हमारे वो यूपी पीसीएस के कोर्स में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको अच्छे से यूपी पीसीएस की हर एक चीज कराई जाएगी। और अभी तक का सबसे कम फीस में हमने यूपी पीसीएस के कोर्स को लॉन्च किया है आपके लिए। ठीक है, और जिन बच्चों को एकदम बेसिक से शुरू करना, मेरा तो विचार यही कि आप फाउंडेशन से एकदम जुड़े, और फाउंडेशन से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी हर चीजें कवर होंगी, प्रीलिम्स भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। क्योंकि प्रीलिम्स ले करके आप उसको यहां माथे पे लिख करके घूम नहीं सकते हैं कि आप प्रीलिम्स निकाल लिए, प्रीलिम्स निकाल लिए। क्या कर लेंगे प्रीलिम्स निकाल करके? आप क्या ही उखड़ जाएगा उससे? 2-4 लोगों के सामने आके हवाबाजी कर लेंगे, पर उस हवाबाजी का कोई मतलब नहीं होगा। एट द अल्टीमेटम गोल तो आपका यही कि आपको मेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करना होगा। पर मेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए एक गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको गहन अध्ययन करना होगा। उस गहन अध्ययन आप अपने आप से नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है आपको, तो गुरु आपको चाहिए, मेंटोर आपको चाहिए। और आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे तो हम आपको सारी चीजें कवर कराएंगे, प्रीलिम्स कवर कराएंगे, मेंस कवर कराएंगे। इवन जब प्रीलिम्स मेंस हो जाएगा तो आप कहेंगे तो हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। ठीक है, पर आप हमारे फाउंडेशन बैच में अगर आते हैं तो फाउंडेशन बैच में आपको हर एक चीज कवर कराई जाएगी, जिसमें आपको कुछ भी डाटास नहीं बचेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हो, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, वो सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। ज्योग्राफी में आप जुड़ते हैं तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैपिंग आपको कवर
कराई जाएगी। और ज्योग्राफी का पूरा डिपार्टमेंट मेरे कंट्रोल में है, मैं कराऊंगा, सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो मुझे देना है ऐड ऑन करने के लिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो फाउंडेशन बैच में आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आपदा प्रबंधन भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। एनवायरमेंट से जितने क्वेश्चंस होंगे, एनवायरमेंट का भी फंडामेंटल से लेकर के अभी तक की जितनी गतिविधियां हुई हैं एनवायरमेंट में, वो सारे बेसिक से लेकर वर्तमान तक के सारे ढांचों को कनेक्ट करना मेरा काम होगा। अर्थात एनवायरमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में। अगर बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए सुमन सर पढ़ाएंगे। पॉलिटी के एक अच्छे जानकार हैं और बहुत अच्छी उनकी पकड़ है पॉलिटी में, तो पॉलिटी को वो पूरी तरीके से कवर कराएंगे आपका, और वेल मैनर्ड तरीके से, वेल मैनर्ड प्लान में कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको फैक्ट ठूस दिया गया, जैसे कोचिंग वाले फैक्ट ठूस देते हैं वैसा काम नहीं किया जाएगा आपको। हमारा काम आपको फैक्ट ठूसना नहीं है, हमारा काम है फैक्ट आपको इस तरीके से सर्व करना है कि आपको फैक्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। साइंस में जुड़ते हैं और यूपी स्पेशल में, अगर फाउंडेशन बैच में आप देखते हैं साइंस और यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो वहां पे अमन सर लेंगे, और अमन सर एक लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। वहीं अगर बात किया जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अनुराग सर हैं। अनुराग सर आपको बेहतर तरीके से हिस्ट्री कवर कराएंगे, ना केवल हिस्ट्री कवर कराएंगे, वो आपको आंसर लिखना भी सिखाएंगे कि आंसर लिखना कैसे है। और सारे के सारे टीचर का मेन टारगेट ये होगा कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे फाउंडेशन बैच में जो बच्चे अभी हैं वो लगातार आंसर लिख रहे हैं, उनकी कॉपियां चेक होती हैं, उनके क्वेश्चंस डेली चेक होते हैं, डेली के डेली उनको रिव्यू दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि आपने क्वेश्चन आज लिखा हम आंसर 5 दिन बाद चेक करके भेजेंगे, नहीं, विद इन डे, जिस डे आप क्वेश्चन भेजेंगे उस डे आपको आंसर आपके चेक होके मिलेंगे, ठीक है। फाउंडेशन बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए कहीं भी भटकना नहीं होगा, सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे, एक ही संस्था के माध्यम से सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी गई है, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि सर फीस बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं, तो फीस भी बहुत ऐसे कम से कम फीस रखी गई ताकि बच्चे यहां जुड़े और उसका फायदा ले सकें, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण बात जिसमें आप फाउंडेशन बैच में अवश्य जुड़े। और जिन्हें लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स को ही निकालना है, प्रीलिम्स ही टारगेट उनका है, आगे मेंस के बारे में बहुत डिटेल में वो चाहते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लें फिर वो मेंस देंगे, मेंस प्रिपरेशन फिर उसके बाद करेंगे, तो वो हमारे प्रीलिम्स बैच, अर्थात कल जो प्रीलिम्स बैच लॉन्च हो रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं। और जिनको जीरो से एकदम शिखर तक जाना है तो उनको, उनके लिए मेरा एक ही सुझाव होगा, उनको हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहिए। और फाउंडेशन बैच में जुड़ते हैं तो मैंने आपको बताया, बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि फाउंडेशन बैच ही आपको सिलेक्शन का माध्यम बनेगा। और ये सबसे सही टाइम है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको जाने मत दीजिए, इसको भुना लीजिए, इसे पकड़ लीजिए। अगर ये नवंबर दिसंबर बीत गया तो फिर आपके हाथ में अगले साल कुछ नहीं बचे, क्योंकि आपने पेपर देखा होगा पिछले 2-3 साल में, बहुत तो नहीं बात करूंगा कि आप 10 साल पीछे जाकर देखिए, पर 2-3 साल के पेपर अगर आप देखते हैं तो ट्रेंड बदल रहे हैं। यहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस अब इंटीग्रेटेड होकर के चल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड होकर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी तक तो प्रीलिम्स अलग क्वेश्चंस बन रहे थे, मेंस के अलग हो रहे थे, नहीं, अब भाई इंटीग्रेटेड चलना पड़ेगा आपको। आप देखिए एक एक क्वेश्चन में 4-4 कथन बना के दे रहे हैं आपको। अगर किसी भी एक क्वेश्चन के 4 कथन के बारे में अगर आपको सही से नहीं पता होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। उस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे? एक सही गाइड करने वाले व्यक्ति से जुड़ने पर। और इसके लिए कहीं नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जूम पर, हर जगह तो ऐप पर क्लासेस कराई जाती होगी आपको, हम आपको जूम के माध्यम से डेली आपको क्लासेस करा रहे हैं। और डेली क्लासेस आपकी जूम के माध्यम से ही चलेगी। आप किसी भी टीचर से तुरंत जुड़ सकते हैं। जो भी टीचर आपको क्लासेस ले रहा है तुरंत आप उसको मैसेज कर सकते हैं, तुरंत उसे कॉल कर सकते हैं, तुरंत आप उससे बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाल सकते हैं। आप इतनी छूट आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगी जो छूट आपको दी जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको जूम के माध्यम से जोड़ेंगे और एक दूसरे बच्चों से भी कनेक्ट करवाएंगे, ताकि आपस में भी आपको रिलेट कर सकें एक दूसरे से, ठीक है। यहां पर जो कन्वर्सेशन होगा वो 2 वे होगा। हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे और हम आपसे पूछेंगे। और इवन हम आप तो क्लास में भी आंसर लिखने को देते हैं आपको।
10 मिनट का टाइमर लगवा के आपको क्लास में आंसर लिखने को देते हैं कि आप लिखिए आंसर। तो हमारा मेन फोकस यही है कि फाउंडेशन में जो भी जुड़ते हैं उनको हम पूरी तरीके से एकदम इंटीग्रेटेड तरीके से, उनमें कुछ भी लू फॉल्स ना बचे, वो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को धार दें। और इसके लिए इन 5-6 महीनों का आप यूटिलाइज करें। हमारी संस्था एग्जाम दृष्टि से आप जुड़े, उसके लिए आप हमारे एग्जाम दृष्टि को प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फाउंडेशन बैच में हमारे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स बैच आपको लेना है, सिर्फ जिनके बार बार प्रीलिम्स रुक रहे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चों के ऐसे हैं जो प्रीलिम्स रुक रहे हैं, तो इनके प्रीलिम्स रुक रहे हैं वो हमारे प्रीलिम्स बैच में जुड़ सकते हैं। पर प्रीलिम्स बैच लेने मात्र से आपके उतने फायदे नहीं बनेंगे जितना फाउंडेशन बैच में जुड़ने से आपको फायदा होगा, क्योंकि फाउंडेशन में इंटीग्रेटेड तौर पर आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा, ठीक है। यह थी एक महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन आपसे, एक महत्वपूर्ण बातचीत आपसे, ताकि आप जुड़ करके सारी चीजें समझ सके, इंटीग्रेटेड मैनर्स में सब कुछ रेडी कर सकें, अपना प्रिपरेशन को सही धार आप दे सकें। मैं बार बार आपको एक फिर अंतिम बार यही बोल रहा हूं कि 5 से 6 महीने के टाइम को आपको भुनाना है किसी भी तरीके से अपने लिए। इस 5-6 महीने को सिर्फ अपने आप पे दीजिए आप, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर 6 महीने आपने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी अंदर से लगा लिया दरवाजा बंद करके, और जो यहां बताया जा रहा है टीचर्स के द्वारा उसको आपने प्रिपेयर किया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे इतने बच्चे आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए और मेंस में पहुंचने वाले और मेंस से सिलेक्ट होने वाले कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। पर उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे, और जुड़ेंगे भाई प्ले स्टोर पे जाएं, एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करें, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, जो नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे भी आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण बात। और फ्यूचर अधिकारी हैं आप, और अधिकारी बनना है आपको, तो अधिकारी बनने के लिए आपको सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होगा, सपने के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सपने के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात जूझना होगा आपको। जाके क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने डायनेमिक होते जा रहे हैं, क्वेश्चंस के रेंज को पकड़ना कितना मुश्किल होता जा रहा है एक आम बच्चे के लिए। पर आप हमसे जुड़े, हम वो सारे सॉल्यूशंस आपको देंगे जिससे आप एग्जाम्स अपने क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये प्रूफ देंगे आपको, जैसे ही 2026 पेपर होगा उसके बाद हम आपको प्रूफ देंगे कि इतने बच्चे हमारे यहां से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, इतने बच्चों, और ये भी देंगे कितने क्वेश्चंस हमारी नोट्स से डायरेक्ट आए हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन सब चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करें, टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करें, सो ना जाएं इस समय जाकर के सो गए गहरी निद्रा में कि अब उठेंगे फिर जनवरी फरवरी मार्च में देखेंगे, तब तक तो खत्म समय आपका, क्योंकि शुरू से नहीं चलेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट के 1 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट करना है, बेवकूफी है, बंद कर दीजिए। घर वालों को धोखा देना बंद करिए, सीधे कहिए पापा हमसे तैयारी नहीं पाएगी, अम्मा हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, बंद कर रहे हैं। और अगर तैयारी करना है तो वेल मैनर्ड तरीके से फाउंडेशन बैच में जुड़े और उसका फायदा लें, ठीक है। और देखें किस तरीके से टीचर आपको गाइड करते हैं, ठीक है। आप एक बार 6 महीना हमें दें अपना, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको रिजल्ट देंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे, बस आपको टिकना होगा हमारे सारी बातों पर। चलिए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।